हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए क्या होता है। आमतौर पर आप सभी ने एमए सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग एमए किए भी होंगे और एमए करने की कुछ लोग ऐसे होंगे जो एमए करने की सोच रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप एमए के बारे में लगभग सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो ये वीडियो आप देखिए, आप खुद भी देखिए, अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, आप अपनी फैमिली मेम्बर को भी दिखाइए, जिससे कि अगर उन्हें एमए के बारे में नहीं पता है तो पता चल सके, और जिससे कि आने वाले समय में अगर उनके बच्चों को उन्हें पढ़ाना है या फिर किसी को गाइड करना है तो वे बेहतर तरीके से एमए के बारे में बता सकें। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का केवल और केवल यही उद्देश्य होता है कि जो भी टॉपिक आप सभी को बताई जाए बिल्कुल आसान शब्दों में बताई जाए, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, सब सारी चीज़ें आप सभी को बताई जाए। तो यहाँ पर हम एमए को लेकर बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं 2025 या 26 में एडमिशन लेना एमए में या एमए करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, क्या होता है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बीए कर लेते हैं, बीए करने के बाद वो बीएड करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो सोचते हैं एमए करें कि नहीं करें। तो वे अभ्यर्थी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि एमए के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है। अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट को जो मैंने लिखा है इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप जो भी चीज़ें पूछेंगे उसका उत्तर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में एमए क्या है, ठीक है, एमए क्या होता है इस पे बात करेंगे। कितने साल का कोर्स होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए एमए करने के लिए, एडमिशन कैसे मिलता है कंप्लीट, इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से कि एडमिशन कैसे मिलता है, किन किन विषयों से एमए किया जा सकता है। देखिए, बहुत ऐसे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न होता है कि किन किन विषयों से एमए किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होता है, तो बहुत अभ्यर्थी होते हैं जो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किस सब्जेक्ट से एमए करें, किसको छोड़ें और किससे एमए करें। तो यहाँ पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी अच्छे कॉलेजेस के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। करियर स्कोप क्या रहने वाला है इस पे भी बात करेंगे, यानी कि एमए करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहले एमए क्या होता है, और देखिए मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को समझाया जाए। तो यहाँ पर हम पहले एमए को लेकर बात कर लेते हैं कि एमए क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें बना रखी है, और बिल्कुल देखिए इसीलिए बना रखी है कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाए, नहीं तो ऐसे भी जुबान से भी बताई जा सकती है, ठीक है। लिखने का केवल और केवल यही मतलब होता है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एमए का आप फुल फॉर्म जानिए अगर आप नहीं जानते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप एमए के बारे में जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे एमए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एमए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है। एक स्नातकोत्तर डिग्री है, यानी कि आप सभी को पता है जब आप बीए करते हैं तो उसको बैचलर डिग्री बोला जाता है, यानी स्नातक, और जब आप एमए करते हैं स्नातकोत्तर या फिर परास्नातक भी इसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आमतौर पर बहुत लोग यूज करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पीजी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर ऑफ आर्ट एमए को कहा जाता है, ठीक है, जो कला, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और मानविकीय यानी ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में दी जाती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, आर्ट्स, ठीक है, और साथ ही साथ सोशल साइंस, और यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में एमए की डिग्री दी जाती है। ये उन छात्रों को दी जाती है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी किया है, ठीक है। यानी कि एमए वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने पहले बीए कर रखा है। अगर आप बीए कर दिए हैं तो आप एमए कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई है, यानी कला है और सामाजिक विज्ञान है यानी सोशल साइंस है। देखिए, जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो मुझे कला और सोशल साइंस के बारे में नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। उस टाइम देखिए, कला का अलग से एग्ज़ाम देना होता था और साइंस का और सोशल साइंस का अलग से एग्ज़ाम देना होता था। तो ऐसे होता है। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो देखिए, इस वीडियो को इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी है। पहला आर्ट्स है, सामाजिक विज्ञान है, इसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, मानविकीय यानी ह्यूमैनिटीज़ है, और इसमें एमए की डिग्री दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं एमए का मतलब क्या होता है। वही मैंने जो पीछे बताया, थोड़ा सा इसको
और अच्छे से हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ आर्ट, यह एक उच्च स्तर की शैक्षिक डिग्री है जो किसी विशेष विषय में गहन ज्ञान और शोध कार्य पर आधारित होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जब आप एमए करते हैं तो किसी एक ही सब्जेक्ट से करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका एमए में सब्जेक्ट होता है केवल व केवल कोई एक ही विषय होता है। तो देखिए एक ही विषय अगर आप 2 साल पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप उस विषय से संबंधित बहुत कुछ सारी चीज़ें जान जाते हैं, यानी उस विषय में आपकी गहन जानकारी होती है और आगे चलकर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर आगे आप इसमें शोध भी कर सकते हैं, यानी पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किन किन विषयों से एमए किया जा सकता है। चलिए हम पहले योग्यता पर बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ इसकी अवधि क्या है, यानी एमए करने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अवधि के बारे में अगर हम बात करें, टाइम को लेकर बात करें तो एमए करने की जो अवधि है यानी जो समय है वो 2 सालों का लगता है। यानी अगर आप एमए कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आपको 2 साल का टाइम लगेगा। इसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके कुल एमए में 4 सेमेस्टर होते हैं और 2 सालों का ये कोर्स होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए यानी एमए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी हमारे पास वो कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिसके हिसाब से हमें एमए में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं होंगे तो आप एमए नहीं कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी काफ़ी ज़रूरी है। फाइनल ईयर वाले भी जो अभ्यर्थी होते हैं वो भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नहीं जानते होंगे। देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है यानी जो विश्वविद्यालय हैं 50% अंकों की मांग करते हैं और साथ ही साथ एक बात आपको याद रखना है कि कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दिया गया है, यानी कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स उनके होने चाहिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किन किन विषयों से आप एमए कर सकते हैं, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ विषय लिख रखे हैं जैसा कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सब्जेक्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमए कई विषयों से की जाती है। जैसे कि भाषाओं की अगर हम बात करें तो हिंदी से आप एमए कर सकते हैं, अंग्रेजी से, संस्कृत से, उर्दू से, ये सब लैंग्वेज है, इन भाषाओं से आप एमए कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान से आप एमए कर सकते हैं और अन्य विषय जैसे कि एजुकेशन हो गया इसमें आप एमएड कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी और अर्थशास्त्र से भी आप एमए कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ विषय जिससे आप एमए कर सकते हैं और साथ ही साथ देखिए एमए आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, म्यूजियोलॉजी से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, संग्रहालय विज्ञान। तो और भी बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आप एमए कर सकते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट से एमए करने का मन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जिससे कि उसके बारे में आप सभी को अगले वीडियो में जानकारी दी जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस किस मतलब कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है एमए करने के लिए, यानी एडमिशन एमए में कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता था। जैसे कि मैंने बीएचयू का दिया था तो बीएचयू अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अलग अलग होता है, जैसे पहले होता था, अभी नहीं होता है। पहले देखिए जेएनयू का, डीयू का, सबका यानी सारी यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब इसे सीयूटी पीजी कर दिया गया है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसे कर दिया गया है। यानी कि अब जब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम देना होगा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात है जो कि आप सभी को जानना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका क्लास करने का मन नहीं है, ठीक है, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी एमए कर सकते हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे कौन कौन से वे ओपन यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि जैसे कि इग्नू हो गया, इग्नू से आप आसानी से घर बैठे एमए कर सकते हैं, केवल और केवल आपको एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एडमिशन कैसे होता है। यह एक जो सीयूटी पीजी है यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जिसमें भारत में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। और जो एनटीए है वो एक एजेंसी है जिसके थ्रू एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि जो आप सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देंगे तो एनटीए एक एजेंसी है जिसके माध्यम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एडमिशन होता है। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट वालों का अलग अलग पेपर नहीं होता है, सब्जेक्ट वाइज ही पेपर होता है, लेकिन सबका कॉमन पेपर रहता है। ठीक है, तो इस जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे और बाकी एक जो प्रश्न होता है वो सबका, यानी कि एक जो पेपर होता है तो वो सबका कॉमन होता है। इस प्रकार से एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है सीयूटी पीजी का। और सेम ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो सीयूटी यूजी का होता है और ये सीयूटी पीजी का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कि कैसे कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप CUT UG PG का एग्ज़ाम देते हैं तो इसके माध्यम से आप 40 प्लस केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कई राज्य साथ ही साथ प्राइवेट विश्वविद्यालय में आप MA के लिए चयनित हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम लिख रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें DU का, तो आप DU में एडमिशन ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय यानी JNU में एडमिशन ले सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में आप एडमिशन इस एंट्रेंस के ज़रिए से आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि इसके अलावा भी अगर आप राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से MA करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप इग्नू से लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, आपका डायरेक्ट ही एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये तो रहा पूरा प्रोसेस, एडमिशन कैसे मिलता है और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए पुरातत्व की बात करें जो कि मेरा विषय है, तो मैंने BHU से किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मुझे लगता है कि ये पुरातत्व के लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो क्योंकि मेरा माध्यम हिंदी है तो मुझे तो बेस्ट ही लगा। तो इस प्रकार से देखिए सब्जेक्ट वाइज भी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि किस, वैसे तो देखिए जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सारी अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा विस्तार से बताया है कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन CUT PG के ज़रिए ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ओपन या फिर डिस्टेंस के ज़रिए आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि आप नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं तो डिस्टेंस लर्निंग एक अच्छा और सस्ता विकल्प है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सस्ता भी है और अच्छा भी है, ठीक है। तो इग्नू आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी वो ओपन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर 2 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12,600 आपको रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये अलग अलग देखिए ईयर के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो अभी जो फिलहाल है 12,600 रुपये आपको किसी भी सब्जेक्ट से अगर लेना चाहते हो, देखिए सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग पैसे हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य की बात हो रही है कि 12,600 रुपये लगते हैं और 12,600 रुपये में ही आपका 2 साल की जो डिग्री है MA की कंप्लीट हो जाएगी। अगर देखिए अगर यहाँ पर हम BHU की बात करें कि BHU में कितना फ़ी लगता है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक सेमेस्टर आपको 1632 देना पड़ता है। अभी शायद कुछ बढ़ा है, जब मैं कर रही थी तो 1632 था। तो इस तरीके से देखिए 4 सेमेस्टर आपको 1632 रुपये देना होता है। तो इस प्रकार से कुछ एडमिशन जो फ़ी रहता है, फ़ी का जो संरचना रहती है इस प्रकार से रहती है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि MA करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पर भी मैंने ये कंप्लीट लिख रखा है कि MA करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी करियर स्कोप क्या है MA के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए MA के बाद आप UGC नेट क्वालिफाई करके PhD कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है अभ्यर्थियों के पास। अगर आप MA कर रहे हैं तो आप UGC नेट, जो कि मैंने आप सभी को अपने एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इसके बारे में जानकारी दी है, विस्तार से बताया है कि UGC नेट एग्ज़ाम होता क्या है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ को हिंदी में बताया कि एग्ज़ाम जो है UGC नेट एग्ज़ाम होता क्या है और UGC नेट एग्ज़ाम अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदे के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए MA करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। अगर आपका JRF है तो आप सभी को पता है कि आपको फेलोशिप दी जाती है, यानी 35,000 आपको पर मंथ दी जाती है। तो JRF होने का काफ़ी फ़ायदा है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि नेट और JRF क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। अगर आप ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके, ठीक है। इसके बाद देखिए आप और क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षक बन सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आपने MA कर लिया है, MA के साथ साथ अगर आप UGC नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आप शोधकर्ता भी बन सकते हैं अगर आपने MA किया है तो। इसके बाद और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आप UPSC PCS नेट JRF आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आपने MA किया है तो। और इसी के साथ साथ देखिए नौकरी के जो है आपको अवसर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आप लेखक बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यानी ये स्कोप है जो कि आपको MA के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में कितने स्कोप है। जैसे कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो देखिए मेरा सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी, ठीक है, जिसे बोला जाता है AIHC यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने इससे MA किया है। इसके बाद फिर से मैंने म्यूजियोलॉजी में MA किया है। देखिए डबल MA नहीं है, जब मैं ये कर रही थी तो आप
AIHC से यानी आर्कियोलॉजी से MA करके ही आप म्यूजियोलॉजी कर सकते हो। पहले ऐसा था, लेकिन अब जैसे कि BHU ने ये कर दिया है कि अगर आपने केवल और केवल ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप म्यूजियोलॉजी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं अपने सब्जेक्ट का बताऊं, देखिए अपना अपना सबका सब्जेक्ट होगा और उसमें देखिए जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें अलग अलग आपका स्कोप होगा। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट में बताऊं, जैसा कि मेरा संग्रहालय विज्ञान है, ठीक है, संग्रहालय विज्ञान है, तो इससे अगर मैं फ़ायदा बताऊँ, म्यूजियोलॉजी है ये, तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं नौकरी संग्रहालय में अगर मैं नौकरी करना चाहूँ तो क्यूरेटर पर, कंजर्वेटर पर, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट के रूप में अगर आपने म्यूजियोलॉजी से MA किया है तो आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आप शोध कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए यात्रा और पर्यटक क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजियम और हेरिटेज स्थलों के लिए टूर गाइड भी बन सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैनेजर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं और प्राचीन वस्तुओं की जो कला होती है उनको संरक्षित करने के विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं अपने सब्जेक्ट से आप सभी को बता रही हूँ। तो आपका जो भी सब्जेक्ट से अगर आप MA करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे कि अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है, इन्फॉर्मेशन कोई भी उससे आपके सब्जेक्ट से कभी ऐसी जानकारी हुई तो आप सभी के साथ साझा जरूर किया जाए, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट जरूर बताएं। तो ये देखिए अलग अलग सब्जेक्ट होता है सबका, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेस्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया है कि जो भी सारी चीज़ें हैं मैं आप सभी को यहाँ पर बता सकूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी कम दी गई है, बिल्कुल भी नहीं दी गई, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि उस पर आप सभी को जानकारी दी जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो एक बेसिक नॉलेज वाली वीडियो है। ये वीडियो आप अपनी फैमिली मेम्बर को भी अगर चाहें तो दिखा सकते हैं। थैंक यू।